सोरेन ने कोर्ट हाउस से बाहर निकलते ही अपने हाथ में थामे मैरिज सर्टिफिकेट को ध्यान से देखा। उस कागज पर दो अलग अलग नाम और उनके साथ लगे अंगूठे के निशान बिल्कुल साफ थे। सोरेन ने पिछले 1 घंटे में शायद 10वीं बार उन लिखे हुए अक्षरों पर उंगली फेरी। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किससे शादी कर ली है। सीरियसली यार। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली और उस अजीब सी हकीकत को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। कागज को करीने से मोड़कर उसने जेब में रखा और सामने वाले घर को देखने लगा। 2 मंजिला सफेद दीवारें और नीली टाइल्स वाला वह घर देखने में बिल्कुल नॉर्मल सा था। इस शांत से मोहल्ले का यह साधारण मकान अब उन दोनों का नया आशियाना होने वाला था। सोरेन ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए अपनी दाईं तरफ खड़े व्हील चेयर की ओर रुख किया। वहां उसकी नई नवेली पत्नी एथिया बैठी थी, जो बिना पलके झपकाए बिल्कुल सामने देख रही थी। उसका चेहरा इतना परफेक्ट था कि सोरेन आज 100 बार देखकर भी उसका आदी नहीं हो पाया। बिल्कुल सफेद पीली त्वचा और जादुई काले बाल, जैसे अमीर लोगों के घरों की कोई महंगी गुड़िया हो। वह बेहद खूबसूरत तो थी, पर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, एकदम डेड इनसाइड वाइब। मैरिज ब्यूरो की चौखट छोड़ने के बाद से उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला था, टोटली साइलेंट। सोरेन ने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया कि अब जो भी हो, शुरुआत तो करनी होगी। उसने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए थोड़ा ऊंचे और खुशनुमा स्वर में कहा, लो हम पहुंच गए, ये रहा हमारा नया और प्यारा सा घर। एथिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसका चेहरा पहले की तरह बिल्कुल भावहीन रहा। सोरेन ने मन ही मन अपना सिर हिलाया और व्हील चेयर के हैंडल पकड़कर आगे की तरफ बढ़ा दिया। दरवाजा खोलकर उसने अंदर कदम रखा और उसे पूरे घर का एक ग्रैंड टूर देना शुरू किया। ये हमारा लिविंग रूम है, थोड़ा छोटा है पर काफी कोजी और अच्छा है ना। सामने से फिर वही खामोशी मिली, जैसे कमरे में कोई दूसरा इंसान मौजूद ही ना हो। और देखो, यह किचन है, मुझे कुकिंग आती है, तो तुम्हें सूप या कॉफी में क्या पसंद है? सोरेन लगातार बोलता रहा ताकि उस भारी और अजीब सन्नाटे को किसी तरह कम किया जा सके। वह सन्नाटा वाकई बहुत अनकंफर्टेबल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और मुस्कुराता रहा। इसके बाद उसने एथिया को छोटा सा बैकयार्ड, स्टोर रूम और बाकी सारी जगहें दिखाई। जब वे सीढ़ियों के पास पहुंचे तो सोरेन का गला पूरी तरह सूख चुका था। डैम यार। उसका सारा पॉजिटिव मूड और बची कुची एनर्जी अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। शुक्र है कि वे दोनों आखिरकार ऊपर बने उनके मेन बेडरूम के सामने पहुंच ही गए। सोरेन ने धीरे से दरवाजा पुश किया, जहां एक डबल बेड और वार्डरोब रखा हुआ था। तो ये हमारा सोने का कमरा है, उसने एथिया के थके चेहरे को देखते हुए कहा। तुम काफी थक गई हो ना? सच में आज का दिन बहुत लंबा और थकाऊ था। एथिया बस बेड को घूरती रही और सोरेन वहीं खड़े होकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। 5 सेकंड बीत गए, फिर 10 सेकंड हुए और देखते देखते पूरे 15 सेकंड निकल गए। लगता है ये अभी भी बात करने के मूड में नहीं है, उसने मन में सोचा। स्थिति को संभालने के लिए सोरेन थोड़ा सा हंसा और खुद ही बात को आगे बढ़ाया। चलो ठीक है, तुम्हारी इस चुप्पी को मैं तुम्हारी यहां समझ लेता हूं। उसने व्हील चेयर को बेड के बिल्कुल करीब सेट किया और खुद को उठाने के लिए पोजीशन में लाया। वह थोड़ा झुका, एक हाथ उसकी जांघों के नीचे और दूसरा उसकी पीठ के पीछे टिकाया। जैसे ही उसके हाथों ने एथिया को छुआ, एक भयानक बर्फीली ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। वह ठंड इतनी खतरनाक थी कि सोरेन के हाथ कुछ ही पलों में पूरी तरह सुन्न हो गए। तभी एथिया का शरीर अचानक कड़ा हो गया और वह पूरी ताकत से पीछे की तरफ हटी। उसकी सांसें तेज हो गई और उसकी आंखों में सोरेन के लिए साफ नफरत दिखाई दी। सोरेन वहीं का वहीं रुक गया, उसके हाथ उसे उठाने की पोजीशन में ही जमे रह गए। उसे ऐसा लगा जैसे एथिया के लिए उसका यह टच किसी बहुत बड़े गुनाह जैसा था। यह तो मेरा छूना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, यह ख्याल उसके दिल पर सीधे लगा। मगर अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था, इसलिए उसने खुद को जबरदस्ती आगे बढ़ाया। उसने बहुत सावधानी से उसे अपनी बाहों में लिया ताकि उसे जरा भी तकलीफ ना हो। बिना कुछ सोचे उसने एथिया को बेहद आराम से और फुर्ती के साथ बेड पर लेटा दिया। चलो हो गया, सोरेन ने सुन्न हो चुकी उंगलियों से अपने माथे का पसीना पोंछा। तभी उसे महसूस हुआ कि एथिया उसे ही देख रही है, एकदम बेजान लाश की तरह शांत। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ चाहिए, जैसे पानी या कोई एक्स्ट्रा ब्लैंकेट? एथिया की पलकें थोड़ी सी कांपी और उसके सूखे होंठ आखिरकार बेहद धीमी आवाज में हिले। मुझे मुझे अभी सोना है, उसने बेहद ठंडे और भारी लहजे में धीरे से कहा। सोरेन हैरान रह गया कि आखिरकार इस आइस एम्प्रेस के मुंह से कुछ शब्द तो निकले। उसने अपने शौक को छुपाया और तुरंत हामी भरते हुए मुस्कुराकर पीछे हटने लगा। ठीक है फिर, तुम आराम करो, गुड नाइट, कहकर वह बेड के दूसरी तरफ जाने लगा। जैसे ही उसने लेटने के लिए बेड पर घुटना रखा, पीछे से फिर वही ठंडी आवाज आई। अकेले। एथिया की बर्फ जैसी नीली आंखें सीधे सोरेन के चेहरे पर टिकी हुई थीं। सोरेन ने सीधे खड़े होकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब, तुम मेरे साथ नहीं सोना चाहती? उसने बिना पलक झपकाए सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, जो काफी रूड था एक्चुअली। पर क्यों? अब तो हमारी शादी हो चुकी है और तुमने खुद पेपर साइन किए हैं।
एथिया ने अपनी नजरें फेर ली और कमरे का माहौल एकदम से भारी और सीरियस हो गया। सोरेन के मन में आया कि पूछ ले क्या वह इस एम्प्रेस के लायक नहीं है, पर वह रुक गया। आखिरकार वह कभी पूरे शहर को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली मशहूर बिजनेस टाइकून थी, मगर अब वह व्हीलचेयर पर थी और उसके अपने परिवार ने उसे एक मामूली लड़के से ब्याह दिया था। सोरेन समझ गया कि उसका गुस्सा और नफरत जायज है, इसलिए उसने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नीचे फर्श पर ही सो जाऊंगा, उसने शांति से कहा। एथिया ने अचरज से देखा तो सोरेन ने बात संभालते हुए कहा, ताकि रात में जरूरत पर मदद कर सकूं। उसने अलमारी से एक पुराना गद्दा निकाला और बेड के ठीक बगल में फर्श पर बिछा दिया। सोरेन फर्श पर लेट गया और अपने हाथ सिर के पीछे रखकर छत को सूनी नजरों से निहारने लगा। तभी अचानक उसके दिमाग के सन्नाटे को चीरते हुए एक मैकेनिकल आवाज गूंज उठी, डिंग, अवेकनिंग। कमरे में सन्नाटा पसरे हुए पूरा 1 घंटा बीत चुका था, एक्चुअली शायद उससे भी ज्यादा। सोरेन की आंखें अंधेरे में अभी भी पूरी तरह खुली हुई थी, टोटली स्लीपलेस वाइब। कोई नॉर्मल लड़का होता तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करके खुशी से झूम रहा होता। तस्वीर से बाहर आई किसी परी जैसी दिखने वाली पत्नी पाकर कौन सुकून से सो पाता भला। तो क्या सोरेन नॉर्मल नहीं था? नहीं, वह तो बिल्कुल आम लड़कों जैसा ही था। लेकिन उसकी इस बेचैनी की वजह कोई रोमांटिक खुशी नहीं, बल्कि कुछ और ही थी। शादी का फंक्शन खत्म होने के बाद से ही एक कड़वा सच उसके दिमाग में घूम रहा था। सर्टिफिकेट पर साइन करते वक्त दोनों ही परिवारों के चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने घर के कागजात सोरेन को ऐसे थमाए जैसे कोई अपने घर का कचरा बाहर फेंकता है। मोरवन फैमिली ने अपनी इस अपाहिज हो चुकी बेशकीमती गुड़िया से आखिरकार पीछा छुड़ा लिया था। और सोरेन के खुद के परिवार का क्या, उन्होंने भी अपने सबसे बड़े सिरदर्द को ठिकाने लगा दिया था। एक ऐसा बेटा जो कभी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, बस एक नाकारा सा लड़का। एक तीर से 2 निशान, दोनों परिवारों ने अपना सबसे बड़ा बोझ एक साथ उतार फेंका था। कोर्ट हाउस से निकलते वक्त सोरेन के पिता के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, सोरेन अब तुम आजाद हो, अपनी जिंदगी खुद जियो, हम कभी दखल नहीं देंगे। आजाद? सीरियसली, इससे बड़ा भद्दा मजाक और क्या ही हो सकता था यार। वे जिसे आजादी का खूबसूरत नाम दे रहे थे, असल में वो एक सीधा साधा बहिष्कार था। उन दोनों को पूरी तरह से बेसहारा छोड़कर इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया था। इस शांत और सुनसान मोहल्ले का खाली मकान देकर उन्हें हमेशा के लिए भुला दिया गया। सोरेन ने एक गहरी सांस ली और छत की तरफ सूनी नजरों से देखने लगा। अपनों ने तो उसे बहुत पहले ही पराया कर दिया था, हर फैमिली फोटो से बाहर। उसने सालों पहले इस अकेलेपन से दोस्ती कर ली थी और सब कुछ एक्सेप्ट कर चुका था। मगर एथिया, सोरेन ने करवट बदलकर बेड पर सो रही अपनी पत्नी की तरफ देखा। क्या उसे भी इस बात का एहसास हो चुका है कि उसके साथ क्या हुआ है? शायद इसीलिए उसका बर्ताव इतना रूखा था, क्योंकि उसे अपनी बर्बादी का पता चल गया था। अभी कुछ महीने पहले तक तो वह पूरी दुनिया की चहेती और मशहूर आइस एम्प्रेस थी। बड़ी बड़ी गिल्ड्स उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए करोड़ों की दौलत लुटाने को तैयार थीं। अमीर घरानों के हैंडसम राजकुमार उसके सामने शादी के प्रपोजल लेकर लाइन लगाए खड़े रहते थे। उसका अपना परिवार उसे किसी चमचमाती हुई ट्रॉफी की तरह हर जगह फ्लॉन्ट करता था। और आज उन्हीं लोगों ने उसे एक अजनबी के साथ इस खाली मकान में सड़ने छोड़ दिया। इतनी ऊंचाई से सीधे फर्श पर गिरना कैसा फील्स देता है, सोरेन सोच भी नहीं सकता था। खैर, उसने तो हमेशा जमीन पर ही वक्त गुजारा था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कम से कम उनके पास सिर छुपाने के लिए एक पक्की छत तो थी, यही काफी था। भले ही ये घर अंदर से एकदम ठंडा और खाली था, पर उनके लिए एक शेल्टर तो था। सोरेन ने एक बार फिर अंधेरे में एथिया के शांत चेहरे की तरफ धीरे से देखा। तभी उसके दिल के किसी कोने से एक बहुत ही सीरियस और गहरी आवाज आई, जब मैंने इससे शादी की है तो आखिरी सांस तक इसका साथ निभाऊंगा और इसकी हिफाजत करूंगा। यह कोई फिल्मी या रोमांटिक कसम नहीं थी, बस उसका एक अंदरूनी फैसला था। एक सीधे साधे मर्द का अपनी पत्नी के प्रति फर्ज निभाने का एक छोटा सा वादा था। चाहे हालात जैसे भी हों, उसने शादी के पेपर्स पर अपने पूरे होशोहवास में साइन किए थे। और अपने धोखेबाज परिवार की तरह वह झूठे वादे करके मुकरने वालों में से बिल्कुल नहीं था। अब आगे जो भी मुश्किल आएगी, वह उसका सामना पूरी ताकत के साथ डटकर करेगा। इस फैसले को लेते ही सोरेन के बेचैन दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। घंटों से विचारों के समंदर में डूब रहा सोरेन अब जैसे ठोस जमीन पर आ चुका था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। नींद की एक मीठी सी लहर आई और उसे अपने आगोश में समेटने लगी आखिरकार। तभी उसके अचेतन मन की गहराइयों में कुछ बहुत ही अजीब और जादुई सा हलचल हुआ। एक तेज धड़कन, जिसने उसकी सभी इंद्रियों को बाईपास करके सीधे उसकी आत्मा को छुआ। सोरेन को नींद में ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर आसमान में बादल गरज रहे हों। वह धड़कन दोबारा गूंजी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और बिल्कुल साफ, नेक्स्ट लेवल वाइब। और फिर उस अंधेरे शून्य को चीरती हुई एक रहस्यमयी रोबोटिक आवाज सीधे उसके दिमाग में आई। डिंग, कंडीशंस हैव बीन मेट।
अवेकनिंग इनिशिएटेड। एक पल के लिए वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया, जैसे सब कुछ थम गया हो। और अगले ही पल सोरेन के पूरे शरीर में एक भयानक और जानलेवा दर्द का धमाका हुआ। उसका वजूद अंदर से टूटकर दोबारा जुड़ रहा था, नसें फटने को तैयार थीं। डैम यार! उसकी पीठ अकड़ गई, मुट्ठियां भिंच गईं और गले से एक चीख निकलते दम तोड़ गई। कभी रगों में उबलता हुआ खून दौड़ता, तो अगले ही पल बर्फीली ठंडक उसे जमा देती। क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? सोरेन के विचार पूरी तरह बिखरने लगे थे। उसकी छाती के ठीक बीचों बीच एक बेहद चमकदार और ताकतवर एनर्जी कोर का जन्म हो रहा था। दर्द अपने चरम पर पहुंचा और फिर अचानक सब कुछ एक झटके में बिल्कुल शांत हो गया। सोरेन हांफते हुए गद्दे पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों के सामने रोशनी के अजीब घेरे तैर रहे थे। धीरे धीरे उसकी सांसें नॉर्मल हुई और फिर दिमाग में आखिरी नोटिफिकेशन गूंजा, अवेकनिंग कंप्लीट। यू हैव अवेकन्ड, इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। सोरेन फटी आंखों से छत को ताकता रहा। उसका दिमाग इस पूरी घटना को समझने में नाकाम था। अवेकनिंग, इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, यह सब तो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर की चीज थी। नो वे। 15 साल की उम्र में टेस्ट के दौरान उसे पूरी तरह नकारा और बिना एबिलिटी वाला घोषित किया गया था। 7 साल बीत जाने के बाद इस उम्र में कोई अचानक कैसे जाग सकता है, यह नामुमकिन था। तभी अचानक कमरे की खिड़की के पास एक हल्की सी आहट हुई, खट। सोरेन ने तुरंत अपनी गर्दन बेड की तरफ घुमाई और नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। एक नकाबपोश काला साया एथिया के ऊपर झुका हुआ था और उसके हाथ में एक चमकदार खंजर था। सोरेन बिजली की रफ्तार से फर्श से उछला और खंजर गिरने से पहले ही उस हमलावर से जा टकराया। अंधेरे कमरे में 2 दर्द भरी चीखें एक साथ गूंज उठीं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सोरेन के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था। उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की और उस अनजान हमलावर को टूटी दीवार से सटा दिया। उसका दिमाग उसकी धड़कनों से भी ज्यादा तेज भाग रहा था। सोरेन ने मन में सोचा कि यह अचानक कौन आ गया, कोई हत्यारा है क्या? लेकिन वह घुसपैठिया सोरेन की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से संभल गया। उसने पूरी ताकत से सोरेन के पेट में एक जोरदार घुटना दे मारा। सोरेन के फेफड़ों से पूरी हवा एक झटके में बाहर निकल गई। दर्द के मारे उसकी पकड़ ढीली होते ही वह साया खिड़की की तरफ भागा। सोरेन हंफते हुए फिर आगे झपटा, पर उसका पैर फुटोन से उलझ गया। सिर्फ आधे सेकंड की वह चूक उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। जब तक सोरेन ने अपना बैलेंस संभाला, खिड़की खुली थी और वो गायब था। रात का गहरा अंधेरा उस अजनबी को पूरी तरह निगल चुका था। सोरेन वहीं खड़ा हंफ रहा था और उसकी नजरें खाली खिड़की पर टिकी थीं। ठंडी हवा के झोंके उसके पसीने से तर बदन को छूकर गुजर रहे थे। वो धीरे से पीछे घूमा तो देखा कि एथिया होश में आ चुकी थी। उसकी बर्फ जैसी नीली आंखें बिना पलक झपकाए सोरेन को ही देख रही थीं। उन आंखों में गहरे जज्बात थे, पर सबसे साफ दिखने वाला भाव शौक का था। वह सोरेन को ऐसे देख रही थी जैसे उसे पहली बार देख रही हो। सोरेन ने बात करने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि भयंकर दर्द उठा। उसके पूरे शरीर की एक एक मांसपेशी एक साथ दर्द से चीख उठी। वह डगमगाया और खुद को संभालने के लिए बेड के फ्रेम को पकड़ लिया। उसने अपने दांत भींचते हुए धीरे से कहा कि आखिर ये क्या बकवास है। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका पूरा शरीर किसी कीमा बनाने वाली मशीन से गुजरा हो। जिन्हें वह जानता भी नहीं था, वे मांसपेशियां भी अब बगावत कर रही थीं। पहले जो फुर्ती अचानक आई थी, वह अब सिर्फ तड़प छोड़कर गायब हो चुकी थी। फिर भी उसने खुद को सीधा खड़ा रखा और हिम्मत करके उससे नजरें मिलाई। उसने फिक्र जताते हुए एथिया से पूछा कि क्या वह ठीक है। एथिया ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी आंखें अब भी खुली की खुली थीं। शौक तो था ही, पर अब उसकी आंखों में कुछ और भी छुपा था। वह एक ऐसा अजीब एहसास था जिसे सोरेन कोई नाम नहीं दे पा रहा था। तभी अचानक एथिया की नजरें नीचे की ओर झुक गईं। उसके होंठ धीरे से खुले और उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा कि तुम्हारा हाथ। सोरेन ने पूरी तरह कंफ्यूज होकर दोहराया कि मेरा हाथ। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके होश पूरी तरह उड़ गए। वहां गहरा गाढ़ा खून बह रहा था जो उसकी आस्तीन को पूरी तरह भिगो चुका था। फर्श पर टपकते खून को देखकर उसे आखिरकार उस तीखे दर्द का एहसास हुआ। हाथ पर एक गहरा और गंदा कट था जिसमें तुरंत टांगे लगाने की जरूरत थी। शायद टक्कर के दौरान उस कातिल के ब्लेड ने उसे अपना शिकार बना लिया था। सोरेन को समझ आया कि उसे इतनी भयानक तकलीफ क्यों हो रही थी। पूरे बदन के दर्द के सामने वह गहरा घाव तो अब छोटा लग रहा था। उसने बिना सोचे समझे अपने दूसरे हाथ से उस बहते जख्म को कसकर दबाया। गर्म खून उसकी उंगलियों के बीच से रास्ता बनाकर बाहर निकलने लगा। उसने दिखावा करते हुए नॉर्मली कहा कि सब ठीक है, बस एक खरोंच है। एथिया लगातार उस खून को देख रही थी जो दबाने के बाद भी नहीं रुक रहा था। इसके बाद उसने एक शब्द भी नहीं कहा और कमरे में सन्नाटा पसर गया। सोरेन खिड़की की तरफ बढ़ा और बाहर के घने अंधेरे को ध्यान से देखने लगा। बाहर कोई हलचल नहीं थी, बस पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जो कोई भी था वह अब तक बहुत दूर भाग चुका था। उसने खिड़की को कसकर बंद किया और उसका लॉक अच्छी तरह लगा दिया। टूटे हुए कांच को साफ करने का काम अब सुबह ही होना था।
सोरेन ने एथिया से कहा कि वह अभी आता है और कमरे से बाहर निकल गया। घर का वह छोटा सा बाथरूम काफी ठंडा और शांत लग रहा था। लाइट ऑन करते ही तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभी और उसने कैबिनेट खोला। वह पागलों की तरह फर्स्ट एड किट ढूंढने के लिए हाथ पैर मारने लगा। सबसे नीचे वाले शेल्फ पर वो किट मिलते ही उसने उसे बाहर खींचा। तेज लाइट के नीचे पहली बार उसे अपने जख्म की असली गहराई समझ आई। घाव उम्मीद से कहीं ज्यादा बदसूरत था और उसे जहर का शक होने लगा। उसने बिना देर किए डिसइंफेक्टेंट की बोतल उठाई और सीधे घाव पर पलट दी। एक पल के लिए दर्द से सोरेन की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। उसने तब तक केमिकल डालना बंद नहीं किया जब तक आधी बोतल खाली नहीं हो गई। उसने एक ठंडी सांस ली और कांपते हाथों से पट्टियों की तरफ बढ़ा। एक हाथ से पट्टी बांधना उसके लिए सबसे मुश्किल टास्क साबित हो रहा था। बैलेंस बिगड़ने से पट्टी बार बार फिसलकर खून से लाल हो जाती थी। 3 नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उसने बेहोश होने से पहले उसे कस ही दिया। खून का बहना धीरे धीरे धीमा हुआ और फिर पूरी तरह थम गया। सोरेन काउंटर के सहारे टिक गया और उसकी सांसें अब भी उखड़ी हुई थीं। उसने मन ही मन राहत की सांस ली कि आखिरकार सब खत्म हो गया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक जानी पहचानी और तीखी घंटी बजी। हवा में तैरते हुए कुछ चमकीले अक्षर उसकी आंखों के सामने चमकने लगे। सिस्टम ने मैसेज दिखाया कि टारगेट एथिया मोरवेन पर इन्वेस्टमेंट डिटेक्ट हो गया है। इन्वेस्टमेंट का ग्रेड सुप्रीम था और रिटर्न के रूप में 7 शक्तियां अनलॉक हो रही। सोरेन अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि दर्द की दूसरी खतरनाक लहर आ गई। इस बार यह कोई शारीरिक चोट नहीं थी बल्कि सीधे दिमाग पर हुआ एक जानलेवा हमला था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई हथौड़े से उसके ब्रेन के अंदर नई इंफॉर्मेशन भर रहा हो। सोरेन के मुंह से एक चीख निकली और उसकी आंखें पूरी तरह से पीछे की तरफ घूम गईं। आइस एम्पर की पूरी लेगेसी का डेटा अचानक उसके दिमाग में एक साथ ब्लास्ट हुआ था। मैना के हजारों मुश्किल रास्ते और हेवन ट्रेडिंग फ्लैश की तकनीक उसके दिमाग में जबरदस्ती घुसने लगी। यह पूरी की पूरी लाइब्रेरी की नॉलेज को एक सेकंड में दिमाग में क्रश करने जैसा था। उसकी बंद आंखों के सामने सितारों का घूमना और ग्लेशियरों का पिघलना साफ दिखने लगा था। इस असहनीय और कड़कड़ाते दर्द की वजह से सोरेन के पैरों ने पूरी तरह जवाब दे दिया। वह बाथरूम की ठंडी टाइल्स वाली दीवार के सहारे वहीं नीचे जमीन पर ढेर हो गया। सामने तैरती हुई स्क्रीन पर प्रोग्रेस बार अब तेजी से बढ़कर पूरे 7% पर पहुंच चुका था। अगले ही पल सिस्टम का नोटिफिकेशन चमका कि पूरी लेगेसी का इंटीग्रेशन अब कंप्लीट हो चुका है। तभी अचानक वह सारा दबाव रुक गया और बाथरूम में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। सोरेन कई मिनटों तक शांत बैठकर खून से सने अपने हाथों को बस देखता ही रह गया। भले ही वे हाथ कांप रहे थे पर उनमें एक अजीब सी मजबूती आ चुकी थी। 20 साल से जिस कमजोरी को वह झेल रहा था वह पूरी तरह गायब थी। उसकी रगों में अब बर्फ जैसी ठंडी और बेहद ताकतवर मैना की धड़कन दौड़ रही थी। सोरेन ने झटके से अपने हाथ पर बंधी उस खून से सनी पट्टी को देखा। उसने कांपती उंगलियों से धीरे धीरे उस गीली पट्टी की गांठ को खोलना शुरू किया। उसे थोड़ा अंदाजा तो था पर सामने जो दिखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। पट्टी के नीचे की स्किन एकदम साफ थी, जैसे वहां कभी कोई जख्म था ही नहीं। सोरेन के मुंह से अविश्वास में निकला कि सच में वो गहरा घाव गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक पागलों जैसी अजीब और बेवकूफी भरी हंसी तैरने लगी थी। उसे लग रहा था मानो वह कोई बहुत खूबसूरत सपना देख रहा हो जो टूट जाएगा। पर अभी अभी जो भयानक जादू उसने महसूस किया था उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। आखिरकार वो मोमेंट आ ही गया था क्योंकि वह अब सच में अवेकन हो चुका था। वह खुद से ही बुदबुदाया कि भाई आखिरकार उसने ये इम्पॉसिबल टास्क कर दिखाया है। पिछले 7 सालों से उसके दिल पर जो भारी बोझ था वह एक पल में गायब हो गया। बिना शक्तियों के जीना एक कर्ज था जिसने उसकी लाइफ को नर्क बना दिया था। वह इतने सालों से अपने भाई बहनों के तानों और दोस्तों की बेरुखी को सह रहा था। अवेकन होना कभी उसका इकलौता सपना था जिसे बार बार फेल होने के बाद उसने दफना दिया था। लेकिन अब किस्मत ने एक ऐसा खतरनाक प्लॉट ट्विस्ट लिया था जिसने सब बदल दिया। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर भींचा और रगों में बहती ठंडी पावर को फील किया। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आने ही वाली थी कि उसने तुरंत खुद को टोका। उसने मन में कहा कि शांत हो जाओ सोरेन, क्योंकि अभी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है। उसे तुरंत वापस बेडरूम में जाकर एथिया की कंडीशन को भी चेक करना था। सोरेन ने बिना वक्त गंवाए तुरंत शावर ऑन किया और नहाने के लिए खड़ा हो गया। अवेकनिंग के दौरान उसकी बॉडी से जो गंदी और बदबूदार मैल निकली थी उसे साफ किया। उसके पुराने और लाचार वजूद की आखिरी निशानी भी पानी के साथ बह गई। खुद को सुखाकर और नए कपड़े पहनकर उसने वापस बेडरूम में कदम रखा। हैरानी की बात थी कि एथिया अब भी जाग रही थी और उसकी नजरें दरवाजे पर थीं। जैसे ही सोरेन अंदर आया दोनों की नजरें एक बार फिर आपस में टकराई। एथिया की नजर सीधे उसके दाहिने हाथ पर गई जो अब पूरी तरह ठीक था। उसकी बर्फ जैसी जमी हुई आंखों में एक पल के लिए हैरानी की चमक दिखी। सोरेन ने वह नोटिस तो किया पर अनजान बनते हुए एक नॉर्मल सी स्माइल दी। उसने कूल बनते हुए कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि यह कोई बड़ी बात नहीं है।
एथिया ने उसकी बात सुनकर बहुत ही अविश्वास से उसकी तरफ देखा। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा कि क्या तुम सच में अवेकन हो गए हो? सोरेन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और बेड के पास चला गया। उसने बेहद केयरफुली कंबल को उठाया और एथिया को अच्छी तरह से ओढ़ा दिया। उसने कहा कि तुम तो इतनी समझदार हो, तुम्हें तो पहले ही पता चल गया होगा। एथिया ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अपनी बेजान आंखों से उसे देखती रही। उसकी इस खामोशी की सोरेन को आदत थी, इसलिए वह पीछे हटते हुए फिर बोला। उसने फुल मेन कैरेक्टर एनर्जी के साथ कहा कि अब मैं तुम्हारी और अच्छी रक्षा करूंगा। एथिया ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा जैसे वह उसका मजाक उड़ा रही हो। सोरेन को अचानक रियलाइज हुआ कि एक नौसिखिया दुनिया की टॉप एम्प्रेस को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। यह सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड और एक रोमांटिक कन्फेशन जैसी वाइब दे रही थी। खैर जो भी हो, उसने अपने शब्द वापस नहीं लिए और उसे गुड नाइट कहा। वह कमरे के दरवाजे के पास बिछे अपने फुटोन पर जाकर आराम से बैठ गया। उसने पालथी मारी और आंखों को बंद करके दिमाग में मौजूद नॉलेज को टटोलने लगा। पर उस बर्फ के समंदर में उतरने से पहले उसे एक और जरूरी काम निपटाना था। उसने सिस्टम से मिली अपनी नई और सबसे खास एबिलिटी पर फोकस किया। इन्वेस्टर साइज को एक्टिवेट करते ही उसकी आंखों के बीच एक सुनहरी चमक उठी। तुरंत ही एथिया की बॉडी के चारों तरफ एक चमकती हुई जादुई स्क्रीन दिखने लगी। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा था कि एथिया की कंडीशन इस वक्त बेहद क्रिटिकल है। उसका मैनाकोर लगभग 97% तक तबाह हो चुका था, जो कि एक बड़ा रेड फ्लैग था। गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज्ड था और नसें डैमेज थीं। वह हर पल लेवल 8 के असहनीय और बहुत ही खतरनाक दर्द से गुजर रही थी। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर 8वें सर्कल का एक अज्ञात और जानलेवा कर्स भी था। सिस्टम के मुताबिक अगर तुरंत इलाज नहीं मिला तो वह सिर्फ 8 से 14 महीने जिएगी। उसका मेंटल स्टेट पूरी तरह टूट चुका था और उसके मन में सुसाइडल विचार आ रहे थे। पर उसके नीचे लिखा था कि इस बंदी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू अभी भी सुप्रीम लेवल। सिस्टम की वो खौफनाक डिटेल्स पढ़ते ही सोरेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दम जैसे गले में ही अटक गया और छाती पर एक भारी दबाव महसूस होने लगा। हवा में तैरते हुए वे लाल शब्द सीधे उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। वह जानता था कि एथिया की हालत खराब है, पर यह सिचुएशन तो उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावनी थी। मैनाकोर 97% तबाह और नसों का केवल 4% चालू होना किसी बुरे सपने जैसा था। लेवल 8 का वो खतरनाक दर्द उसे हर पल तड़पा रहा था और वह भी लगातार। यह सब देखकर सोरेन का दिल बैठ गया, क्योंकि यह सच में रोंगटे खड़े करने वाली बात थी। स्क्रीन पर जब उसने सुसाइडल थॉट्स और जीने की चाह खत्म लिखा देखा तो वह हिल गया। सोरेन ने गुस्से और बेबसी में अपने घुटनों पर रखे हाथों की मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसे समझ आया कि वह शांत स्वभाव की वजह से चुप नहीं थी, बल्कि अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे एथिया के साथ बिताया हर वो मोमेंट याद आने लगा जब उसकी आंखें बिल्कुल खाली दिखती थीं। वह उसके छूने पर सहम तो जाती थी, पर विरोध करने की ताकत भी उसमें नहीं बची थी। वह केवल खुद को सोरेन से दूर नहीं कर रही थी, बल्कि जिंदगी से ही दूर भाग रही थी। तभी उसकी नजर उस डेडलाइन पर पड़ी जो चीख चीख कर केवल 8 से 14 महीने का वक्त दिखा रही थी। अगर उसने कुछ नहीं किया तो यह अरेंज्ड मैरिज 1 साल के अंदर एक बड़े ट्रेजिक एंड में बदल जाएगी। एथिया के घरवाले यकीनन यह सच जानते थे, तभी तो उन्होंने उसे यहां लाकर लावारिस छोड़ दिया था। सोरेन का जबड़ा गुस्से से भिंच गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी आग भड़क उठी। उसने बेड पर सीधी लेटी एथिया को देखा, जिसकी सांसें बहुत ही धीमी और उखड़ी हुई चल रही थीं। शायद उसे लग रहा था कि सोरेन अपनी नई शक्तियों के नशे में उसकी तकलीफ नहीं देख पा रहा। पर सोरेन की पैनी नजरें उसकी डैमेज नसों की वजह से उंगलियों में होने वाले स्पैज्म को देख चुकी थीं। उसने नोटिस किया कि एथिया के कंधे खिंचे हुए थे और कमरे में आने के बाद उसने पलक तक नहीं झपकाई थी। वह लड़की एक ऐसे असहनीय दर्द से गुजर रही थी जो किसी आम इंसान को पागल कर दे। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि वह इस नरक को अकेले ही चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। सोरेन अभी नहीं जानता था कि उस तबाह हो चुके मैनाकोर को दोबारा कैसे ठीक किया जाए, पर उसे अपना वो वादा याद था जो उसने खुद से और उससे किया था। अब प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ हत्यारों को रोकना नहीं, बल्कि उसे मौत के मुंह से छीन कर लाना था। उसे एथिया को उस गहरे अंधेरे से बाहर निकालना था जो उसे आधा निगल चुका था। पर इस बेहद मुश्किल मिशन के लिए उसे बहुत सारे पैसे, पावर और तगड़े कनेक्शंस की जरूरत थी। इन सब चीजों को हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वह खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। अच्छी बात यह थी कि अब उसके पास आइस एम्परर की लेगेसी का पूरा रास्ता साफ था। अब उसे सिर्फ टाइम चाहिए था ताकि वह अपनी पावर्स को मास्टर करके उसे बचा सके। 14 महीने तो बहुत दूर की बात है, उसे 5 या 6 महीने के अंदर ही सब ठीक करना था। सोरेन ने खुद को दिलासा देते हुए सिर हिलाया और स्क्रीन को बंद करने ही वाला था कि वो ठिठक गया। नीचे की तरफ एक धुंधली सी लाइन थी जिसे वह शॉक के चक्कर में लगभग मिस ही कर चुका था। उसने जैसे ही उस छिपी हुई लाइन को पढ़ा, उसका पूरा बदन डर के मारे ठंडा पड़ गया। वहां साफ साफ अक्षरों में एक बेहद खतरनाक कर्स यानी श्राप का जिक्र किया गया था।
काले कट्स के पीछे छिपे नाम और एट सर्कल की रेटिंग को देखकर उसके होश उड़ गए। यह पावर का वो लेवल था जो इस पूरी दुनिया के गिने चुने टॉप लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे। इसका सीधा मतलब था कि 6 महीने पहले एथिया के साथ हुआ वो हादसा कोई इत्तेफाक नहीं था। यह थॉट सोरेन के दिमाग पर किसी जोरदार बिजली के झटके की तरह लगा। उसके दिमाग में पहेली के सारे बिखरे हुए टुकड़े अब बहुत तेजी से आपस में जुड़ने लगे थे। दुनिया जिसे एक दर्दनाक एक्सीडेंट कह रही थी वह दरअसल किसी बड़े मास्टरमाइंड की सोची समझी साजिश थी। एट सर्कल का कर्ज कोई मामूली चीज नहीं थी जो अचानक किसी गेट एक्सीडेंट में खुद ब खुद लग जाए। या तो किसी ने इसके लिए भारी कीमत चुकाई थी या फिर किसी गॉड लेवल पावर हाउस ने खुद ये काम किया था। शायद एथिया की फैमिली को इस बात की भनक लग गई थी और उन्होंने डरकर उसे डंप कर दिया। दुश्मन का कद इतना बड़ा था कि उस अमीर खानदान ने लड़ने के बजाय घुटने टेकना बेहतर समझा। एक लाचार बेटी को कुर्बान करना उनके लिए अपने पूरे खानदान को दांव पर लगाने से कहीं ज्यादा आसान था। सोरेन ने उनके इस कायरता भरे फैसले पर मन ही मन थूका और गहरी सांस छोड़ते हुए शांत हुआ। सिस्टम की लिमिटेशन की वजह से कर्ज के ओरिजिन का नाम अभी भी पूरी तरह से लॉक था। अगर वह नाम दिख जाता तो उसे कम से कम अपने असली दुश्मन का चेहरा तो साफ पता चल जाता। पर फिर उसने सोचा कि शायद इस वक्त उस विलेन के बारे में ना जानना ही उसके लिए बेहतर था, क्योंकि अभी वह इतना कमजोर था कि सच जानने के बाद खुद को संभालना मुश्किल हो जाता। क्या पता वो खूंखार दुश्मन अभी भी इस घर और एथिया के हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा हो। अगर सोरेन ने अभी से ज्यादा होशियारी दिखाई या फालतू सवाल पूछे तो वो सीधे उनकी नजरों में आ जाएगा। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने फैसला किया कि उसे अब फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। जरा सी भी चूक उस छिपे हुए शिकारी को दोबारा इस छोटे से घर तक खींच लाती। तभी सोरेन के दिमाग में एक और खतरनाक थॉट आया जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या पता थोड़ी देर पहले आया वो नकाबपोश हत्यारा कोई मामूली चोर था ही नहीं। वह कोई रैंडम डकैती नहीं बल्कि उसी मास्टरमाइंड का भेजा हुआ शूटर हो सकता था जो काम तमाम करने आया था। इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं था और यही सस्पेंस उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने एक बार फिर बेड पर लेटी एथिया की तरफ देखा जो अपनी ही दुनिया में खोई थी। वह दिल को तसल्ली देना चाहता था कि वह सिर्फ एक चोर था, उसका अंतर्मन सच जानता था। यह तो बस उस बड़े और भयानक तूफान की एक छोटी सी शुरुआत पर थी। असली खतरा तो अभी समंदर की गहराइयों में छिपा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। सोरेन ने अपनी आंखें बंद की और उस बढ़ते हुए खौफ को दिमाग के एक कोने में धकेल दिया। जब वो विलेन सामने आएगा तब तक सोरेन को हर हाल में गॉड मोड ऑन करना ही होगा। उसे एथिया के लिए और खुद के वजूद को बचाने के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर बनना ही था। उसने अपने भीतर जागृत हुई ठंडी मैना को महसूस किया जो अब उसकी रगों में उबल रही थी। यह शादी भले ही एक मजबूरी थी पर अब यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुकी थी। वह उस लड़की की आंखों में फिर से जीने की वो पुरानी चमक देखना चाहता था। दुश्मन चाहे कोई भी हो, सोरेन अब पीछे हटने वालों में से बिल्कुल नहीं था। उसने फुटोन पर बैठते ही अपनी आंखें बंद कर लीं और अगली जंग की तैयारी में जुट गया। सोरेन ने फुटोन पर अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा किया और गहरे ध्यान में बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को अपने शरीर के अंदर समेटने लगा। आइस एम्परर लेगेसी के उस विशाल समंदर में एक हिस्सा सबसे तेज रोशनी के साथ चमक रहा था। वह दिव्य हिस्सा कुछ और नहीं बल्कि कल्टीवेशन की सबसे महान तकनीक ग्लेशियल एम्परर स्क्रिप्चर था। यही वह जादुई बुनियाद थी जिसके दम पर आगे चलकर पूरी गॉड लेवल पावर खड़ी होनी थी। जैसे ही उसका फोकस उस तकनीक पर टिका दिमाग में ज्ञान का एक नया पन्ना खुलने लगा। उसकी बंद आंखों के सामने स्क्रिप्चर के सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज की सीक्रेट्स अनफोल्ड होने लगी। दिमाग में इंसानी शरीर के भीतर चमकते हुए मैना के हजारों रहस्यमयी रास्ते साफ दिखाई देने लगे। कौन से चक्रों को पहले खोलना है और किन पॉइंट्स को मजबूत करना है सब क्रिस्टल क्लियर था। सोरेन ने बिना पलक झपकाए उन पैटर्न्स को अपने दिमाग की मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक कर लिया। इस महान तकनीक के टोटल 3 लेवल्स थे जिनमें से पहला कदम फाउंडेशन स्टेज पार करना था। इसका एकमात्र मकसद फ्रोजन रिफाइनमेंट के जरिए शरीर में बर्फ के एट्रीब्यूट वाला प्योर कोर बनाना था। यह कल्टीवेशन का तरीका जितना जादुई था उतना ही शरीर के लिए बर्बर और दर्दनाक भी था। सबसे पहले आसपास के माहौल से रॉ मैना को खींचकर अपने शरीर के भीतर उतारना पड़ता था। फिर उस एनर्जी को खास रास्तों से गुजारकर खुद की इस्तेमाल करने लायक पावर में बदलना था। पर खेल यहां खत्म नहीं होता था बल्कि उस पावर को कोर के अंदर ले जाकर जमाना था। जमाने की इस प्रोसेस से मैना कंप्रेस हो जाती थी जिससे कम जगह में ज्यादा पावर आ सके। साथ ही इस कड़कड़ाती ठंड से शरीर की सारी अशुद्धियां और गंदे एलिमेंट्स टूटकर बाहर निकल जाते थे। आखिर में जो बचता वो था मैना का सबसे शुद्ध रूप जो कल्टीवेशन की नींव बनता था। सोरेन ने एक लंबी और ठंडी सांस छोड़ी और खुद से कहा कि पहला स्टेप है मैना को सेंस करना। उसने अपना पूरा ध्यान कमरे की हवा में मौजूद अदृश्य ताकतों पर टिकाने की कोशिश की। शुरुआत में उसे सिर्फ सन्नाटा और अपनी छाती में धड़कते दिल की आवाज के अलावा कुछ नहीं मिला। पर तभी अचानक उसकी चेतना के बिल्कुल कोने में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई।
जैसे तपती सड़क पर भाप दिखती है वैसे ही कमरे में ठंडी तरंगें तैरती नजर आने लगीं। एनर्जी के वे अदृश्य धागे दीवारों के आर पार और पूरे कमरे में आजादी से घूम रहे थे। सोरेन ने पूरी तरह हैरान होकर मन में सोचा कि क्या यही असली मैना की पावर है। यह इस पूरी दुनिया को चलाने वाली सबसे जादुई और सबसे बुनियादी कॉस्मिक एनर्जी थी। अवेकन होने से पहले उसके लिए इस ताकत को महसूस कर पाना टोटली नेक्स्ट लेवल का इम्पॉसिबल टास्क था। पर अब उसका नया मैना कोर एक एक्टिव ऑर्गन की तरह काम कर रहा था जो सब देख सकता था। सोरेन ने अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाया और मैना के एक धागे को पकड़ने की कोशिश की, पर वो जादुई धागा किसी साए की तरह उसकी उंगलियों के बीच से फिसलकर दूर निकल गया। उसने दोबारा कोशिश की पर नतीजा वही ढाक के तीन पात रहा और कुछ हाथ नहीं आया। मैना किसी धुएं की तरह उसके पास से गुजर रही थी, उसके कंट्रोल में आने को तैयार नहीं थी। सोरेन ने मन ही मन खुद से कहा कि भाई ये तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। दिमाग में मौजूद थ्योरी तो सब कुछ आसान दिखा रही थी पर प्रैक्टिकल करना बिल्कुल अलग गेम था। ये किताब पढ़कर तैरना सीखने और फिर अचानक सीधे गहरे समंदर में कूद जाने जैसा फील दे रहा था। सोरेन ने अपने दांत भींचे और हार मानने के बजाय इस बार अपना अप्रोच पूरी तरह बदल दिया। इस बार उसने मैना को जबरदस्ती पकड़ने के बजाय अपने कोर को एक गहरा कुआं इमेजिन किया। उसने विजुअलाइज किया कि सारी मैना ग्रेविटी की वजह से खुद ब खुद उस कुएं की तरफ खिंची आ रही है। कमरे में सन्नाटा बढ़ता गया और वक्त बहुत ही शांत रफ्तार से आगे की तरफ सरकने लगा। तभी जादू हुआ और मैना का एक नन्हा धागा सीधा सोरेन की तरफ बढ़ने लगा। सोरेन ने अपना पूरा फोकस उसी एक पॉइंट पर टिका दिया और अपनी सांसों को रोक लिया। वह धागा करीब आया और जैसे ही उसने सोरेन की चेतना को छुआ वह गायब हो गया। सोरेन की आंखें गुस्से में फड़क उठीं क्योंकि ऐन मौके पर उसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया था। एक सेकंड की चूक और वो सारी जादुई मैना कोहरे की तरह हवा में बिखर कर नष्ट हो गई। उसने खुद को चीयर किया कि कोई बात नहीं ब्रो, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। उसने हार नहीं मानी और पूरे जोश के साथ उसी मुश्किल प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया। और आखिरकार इस बार वो जादुई मैना उसके शरीर के भीतर प्रवेश करने में कामयाब हो ही गई। एक पल के लिए सोरेन को अपनी छाती में एक बेहद ठंडी और बेकाबू लहर दौड़ती महसूस हुई, पर वह वेव इतनी वाइल्ड थी कि देखते ही देखते शरीर के भीतर ही बिखर कर खत्म हो गई। सोरेन ने फ्रस्ट्रेशन में कर्ज किया पर उसे यह तसल्ली थी कि वह अब धीरे धीरे सीख रहा था। उसने स्क्रिप्चर की उन सीक्रेट लाइंस को अपने दिमाग में एक बार फिर से रिवाइज किया। उसने अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर फोकस किया और वहां के जादुई गेट को पूरी तरह खोल दिया। इस बार उसने अंदर आई मैना को बिखरने नहीं दिया और उसे तय रास्तों पर गाइड किया। दिमाग से होते हुए वह पावर उसकी रीढ़ की हड्डी के रास्ते नीचे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी उसका रूप बदल रहा था और वह और घनी होती जा रही थी। जब वह एनर्जी कोर तक पहुंची तो वह कोई आवारा हवा नहीं बल्कि सोरेन की अपनी मैना बन चुकी थी। यह एहसास इतना शानदार था मानो तपते रेगिस्तान में किसी भूखे को अमृत मिल गया हो। उसका वो सूखा और खाली पड़ा मैना कोर अचानक एक नई लाइफ के साथ जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन में कहा कि फाइनली भाई गेम ऑन हो गया है और अपना पहला स्टेप सक्सेसफुल रहा। पर यह खुशी अधूरी थी क्योंकि जो मैना अंदर आई थी उसमें अभी भी बहुत सी अशुद्धियां थीं। उसने बिना देर किए फ्रोजन रिफाइनमेंट के अगले और सबसे खतरनाक स्टेप को तुरंत एक्टिवेट कर दिया। उसने अपनी दिमागी ताकत से अपने मैना कोर के तापमान को -डिग्री में गिराना शुरू किया। अंदर की कड़कड़ाती ठंड इतनी बढ़ गई कि वह एनर्जी कड़े पत्थरों की तरह आपस में जमने लगी। एक तीखी आवाज के साथ सारी अशुद्धियां कांच की तरह चकनाचूर होकर शरीर से बाहर निकल गईं। अब कोर के बिल्कुल सेंटर में शुद्ध और चमकदार मैना का एक बेहद खूबसूरत हीरा चमक रहा था। सोरेन ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था। रास्ता अब पूरी तरह साफ था और कमरे का माहौल उसके कल्टीवेशन की वजह से बदलने लगा था। एक धागे से दो और दो से देखते ही देखते 10 धागे उसके शरीर में समाने लगे थे। उसका वो कमजोर और बुझा हुआ मैना कोर अब नीली और दिव्य रोशनी से जगमगा रहा था। पूरी रात गुजर गई और सुबह की पहली किरण खिड़की के टूटे कांच से अंदर आने लगी थी। सोरेन ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं उसकी पुतलियों से बर्फ जैसी सफेद और चमकदार रोशनी फूटी। सोरेन ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी पुतलियों में एक बर्फीली जादुई रोशनी चमककर गायब हो गई। उसने एक ठंडी सांस बाहर छोड़ी तो हवा में कोहरे जैसी भाप साफ तैरती हुई दिखी। उसने अपने दोनों हाथों को देखा जिनसे अब एक हल्की सी कंपाहट और अजीब पावर महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर एक बेहद सुकून भरी मुस्कान आई क्योंकि उसने आखिरकार कल्टीवेशन का पहला लेवल पार कर लिया था। वह अब फर्स्ट सर्कल के अर्ली स्टेज पर पहुंच चुका था और वह भी सिर्फ एक रात में। यह अचीवमेंट इतनी बड़ी थी कि सोरेन खुद अपनी इस कामयाबी पर हैरान हो रहा था। नॉर्मल अवेकन लोगों को मैना महसूस करने में हफ्ते और फाउंडेशन बनाने में महीनों का वक्त लग जाता था, पर सोरेन ने बिना किसी रुकावट के यह नामुमकिन काम सिर्फ कुछ घंटों की मेहनत में पूरा कर दिखाया था। उसके दिल में इस कामयाबी को लेकर जरा सा भी घमंड या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आया।
उसे अच्छे से पता था कि यह सब केवल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के जादुई सिस्टम की वजह से हुआ है। अगर वह सिस्टम और एथिया से मिले रिटर्न्स ना होते तो वह आज भी एक लूजर ही रहता। उसकी नजरें बेड की तरफ घूम गईं जहां एथिया अभी भी शांति से सो रही थी। सोरेन को एहसास हुआ कि इस खास रात को अवेकन होना कोई आम इत्तेफाक नहीं था। जिस रात उसने एथिया से शादी की और उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, यह सब तभी मुमकिन हुआ। उसकी ये नई पावर्स और नया वजूद कहीं ना कहीं एथिया के साथ जुड़ने की वजह से ही उसे मिले थे। उसने दिल से एथिया का शुक्रिया अदा किया क्योंकि वह अनजाने में उसकी लाइफ चेंजर बन चुकी थी। वह फुटोन से खड़ा हुआ और अपने अकड़ चुके शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करने लगा। तभी उसने देखा कि जहां वह बैठा था वहां जमीन पर बर्फ की एक गोल परत जम चुकी थी। कमरे की टूटी खिड़की और उसके कल्टीवेशन ने मिलकर वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरा दिया था। उसने मन में सोचा कि अगली बार से उसे थोड़ा संभलकर कल्टीवेशन करना होगा वरना एथिया जम जाएगी। उसने सोते हुए एथिया के चेहरे को देखा जो इस वक्त दर्द से दूर थोड़ी रिलैक्स लग रही थी। उसका मासूम चेहरा देखकर सोरेन का दिल उसकी बेबसी पर एक बार फिर से पसीज गया। वह बिना कोई आवाज किए दबे कदमों से कमरे से बाहर निकल गया ताकि नाश्ता बना सके। दरवाजे के बंद होते ही एथिया ने धीरे से अपनी आंखें खोल दीं। सोरेन के अंदाजे के उलट वह पिछले 1 घंटे से पूरी तरह होश में थी और सब देख रही थी। जब हर एक सांस लेना एक सजा बन जाए तो नींद आंखों से कोसों दूर चली जाती है। वह जाग रही थी और कमरे में होने वाली हर एक एक्टिविटी को बारीकी से महसूस कर रही थी। सोरेन के कल्टीवेशन के दौरान बढ़ती हुई ठंड और उसकी अवेकनिंग की पावर को उसने साफ फील किया था। पर पूरी रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही उलझा हुआ सवाल बार बार घूम रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सोरेन ने उस खूंखार कातिल से टक्कर क्यों ली। उसने खुद को जख्मी करके भी उसकी जान क्यों बचाई जबकि दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। उनका यह रिश्ता तो बस दो परिवारों की मजबूरी का एक बेमन का सौदा था। एथिया लगातार बंद दरवाजे को घूरती रही पर उसे कोई लॉजिकल जवाब नहीं मिल रहा था। वह सोच में डूब गई कि आखिर इस लाचार लड़की से सोरेन को क्या चाहिए। क्या यह प्यार है? पर कोई इंसान एक ही दिन में किसी से इतना गहरा प्यार कैसे कर सकता है? यह थॉट उसे बिल्कुल अजीब लगा क्योंकि प्यार कोई रातों रात होने वाला जादू तो नहीं है। फिर उसके मन में एक कड़वा ख्याल आया कि क्या सोरेन उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। यह सोचते ही उसका मन घृणा से भर गया क्योंकि उसने ऐसी कई घटिया कहानियां सुन रखी थीं। पर तभी उसे कल का सोरेन याद आया जिसने उसे बहुत ही जेंटलमैन की तरह गोद में उठाया था। जब वह डरी थी तो सोरेन ने अपनी पकड़ ढीली कर ली थी और फर्श पर सो गया था। वह कोई मतलबी इंसान नहीं था जो उसकी लाचारी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता। अगर वह चाहता तो कुछ भी कर सकता था क्योंकि वह पूरी तरह से पैरालाइज्ड और बेबस थी। पर सोरेन ने हमेशा उसकी मर्जी का सम्मान किया और कभी कोई जबरदस्ती नहीं की। तो फिर इस हद तक जाकर उसकी हिफाजत करने के पीछे आखिर कौन सा मकसद हो सकता है? क्या वह सिर्फ शादी के इस कॉन्ट्रैक्ट और झूठे फर्ज को निभाने के लिए यह सब कर रहा है? एथिया को इन सारे सवालों के बीच अपने ही दिमाग में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। पिछले 6 महीनों के कड़वे अनुभवों ने उसे सिखाया था कि दुनिया में कोई भी बिना मतलब के कुछ नहीं करता। उसके अपने परिवार ने उसे छोड़ दिया और पुराने साथियों ने तो जैसे उसे भुला ही दिया था। हर कोई बस अपने फायदे के लिए ही रिश्ते निभाता है, तो फिर सोरेन का क्या फायदा है? एक मरती हुई और पूरी तरह अपाहिज औरत भला किसी को क्या दे सकती है? कुछ भी नहीं। उसका फ्यूचर खत्म हो चुका था और वह बस अपनी मौत के दिन गिन रही थी। यह सवाल उसके दिमाग में एक अंतहीन चक्र की तरह घूमता रहा पर कोई सही जवाब नहीं मिला। कंबल के अंदर उसकी बेजान उंगलियां बेबसी में एक बार फिर थोड़ी सी फड़फड़ाई। वह सीधे सोरेन से सच पूछना चाहती थी पर उसकी आवाज ने इस बार भी उसका साथ नहीं दिया। शायद वह सच सुनने से डर भी रही थी क्योंकि बिना मतलब की अच्छाई बहुत नाजुक होती है। वह अब जिंदगी में किसी भी ऐसी नाजुक और खोखली चीज पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहती थी। तभी दरवाजे के खुलने की हल्की सी आवाज आई और उसका थॉट प्रोसेस वहीं रुक गया। सोरेन हाथ में गर्मा गर्म चाय और नाश्ते की ट्रे लिए बहुत ही सावधानी से अंदर आया। जैसे ही उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली सोरेन के कदम एक पल के लिए ठिठक गए। उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा कि अरे तुम जाग गई, बहुत बढ़िया। उसने ट्रे को पास में रखा और बोला कि चलो अब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। एथिया ने बिना कुछ बोले अपनी आंखों से उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश की। सोरेन की आंखों में कोई कपट या मतलब नहीं था बल्कि सिर्फ एक परवाह और अपनापन था। वह चाय की प्याली से उठते धुएं को देखती रही जो कमरे की ठंड को कम कर रहा था। सोरेन ने प्लेट को ठीक से सेट किया ताकि उसे खाने में कोई तकलीफ ना हो। उसका यह दोस्ताना और केयरिंग अंदाज एथिया के दिल की जमी हुई बर्फ को थोड़ा पिघला रहा था। भले ही वह चुप थी पर अंदर ही अंदर उसके मन का डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था। सोरेन ने फुल मेन कैरेक्टर एनर्जी के साथ माहौल को एकदम चिल और नॉर्मल बनाए रखा। प्लॉट ट्विस्ट जो एथिया ने अपनी इस सूनी जिंदगी में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस छोटे से कमरे में अब उस भयानक रात के बाद एक नई और पॉजिटिव वाइब आ चुकी थी।
सोरेन उसे चम्मच से खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ा और उसकी नज़रों में गजब का कॉन्फिडेंस था। एथिया ने एक गहरी सांस ली और इस अजनबी की बिना शर्त वाली अच्छाई को स्वीकार करने लगी। सोरेन ने बेड से एथिया को बहुत ही सावधानी से उठाकर व्हील चेयर पर बैठाया। उसने उसके पैरों को सही पोजीशन में रखा और घुटनों पर कंबल को अच्छे से सेट किया। फिर उसने धीरे से व्हील चेयर को आगे बढ़ाया और नाश्ते की छोटी टेबल के पास ले आया। सोरेन मुस्कुराया और बोला कि पहले थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, फिर नाश्ता करेंगे। वह तुरंत बाथरूम के अंदर गया और गुनगुने पानी से भरा एक छोटा सा टब ले आया। एथिया के पास घुटनों के बल बैठकर उसने एक सॉफ्ट कपड़े से उसका चेहरा साफ किया। उसने उसके कांपते हाथों को भी बहुत ही कोमलता से धोया, जैसे कोई नाजुक चीज हो। यह केयर देखकर एथिया को थोड़ी अजीब पर बहुत अच्छी वाइब फील हो रही थी। इसके बाद सोरेन ने बगल में एक कुर्सी खींची और उसके बिल्कुल करीब बैठ गया। उन दोनों के बीच रखी ट्रे से गर्मा गर्म दलिए और चाय का धुआं उठ रहा था। एथिया ने दलिए की तरफ देखा और अपने हाथ को ऊपर उठाने की नाकाम कोशिश की। उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं और कंधे में तेज दर्द का झटका लगा था। उसकी बर्फ जैसी नीली आंखों में गुस्सा और खुद से खाने की जिद साफ दिख रही थी। वह कम से कम अपना काम खुद करना चाहती थी, उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही थी। तभी सोरेन की आवाज गूंजी कि तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। एथिया का हाथ बीच हवा में ही रुक गया और उसने हैरान होकर उसे देखा। सोरेन ने पहले ही दलिए का कटोरा और चम्मच अपने हाथों में संभाल लिया था। उसने चम्मच में दलिया लिया, उसे ठंडा करने के लिए धीरे से फूंक मारी और आगे बढ़ा। उसने बच्चों की तरह अपना मुंह खोलकर एथिया को इशारा किया कि चलो मुंह खोलो। एक सेकंड के लिए तो एथिया का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया कि यह क्या चल रहा है। इससे पहले कि वह कहती कि मैं खुद खा सकती हूं, चम्मच उसके होठों के पास था। गर्म और टेस्टी दलिया सीधे उसके मुंह के अंदर चला गया। सोरेन ने थोड़ा हंसते हुए धीरे से कहा कि बहुत अच्छी बच्ची हो। यह बात सुनते ही एथिया का चेहरा गुस्से और शर्म से एकदम लाल हो गया। उसके गोरे गालों पर लाली छा गई, जिसे छुपाने की उसने पूरी कोशिश की। उसका दिमाग अंदर ही अंदर चीख रहा था कि क्या मैं तुम्हें कोई बच्ची दिखती हूं। उसने जल्दी से दलिए को निगला और बोलने के लिए अपना मुंह खोला, पर उसके बोलने से पहले ही सोरेन ने दूसरा चम्मच उसके मुंह में डाल दिया। एथिया ने फिर कोशिश की, पर सोरेन की स्पीड के आगे वह बेबस थी। चम्मच पर चम्मच आते जा रहे थे और वह सिर्फ चबाने और निगलने में बिजी थी। इस सिचुएशन में सोरेन फुल मेन कैरेक्टर एनर्जी के साथ पूरी तरह हावी था। एथिया ने 3-4 बार अटकने के बाद आखिरकार पूरा सेंटेंस कंप्लीट किया कि मैं खुद खा सकती हूं। सोरेन ने बिना रुके कहा कि मुझे पता है, पर ऐसे खाना ज्यादा आसान और फास्ट है। एथिया उससे बहस करना चाहती थी, पर सोरेन ने उसे एक सेकंड का भी चांस नहीं दिया। वह बहुत ही नेचुरल तरीके से फूंक मारता और उसे स्पून से नाश्ता कराता रहा। ना चाहते हुए भी एथिया खुद को रोक नहीं पाई और चुपचाप खाती चली गई। देखते ही देखते दलिए का पूरा कटोरा बिल्कुल साफ हो चुका था। सोरेन ने खाली कटोरी रखी और चाय का गर्म कप उसके होठों से लगा दिया। चाय सच में बहुत ही टेस्टी थी और एथिया को उसका टेस्ट पसंद आया। कुछ ही घूंट में चाय खत्म हो गई और सोरेन ने कप नीचे रख दिया। उसने अपना सिर झुकाया और बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछा कि नाश्ता कैसा लगा। उसने बताया कि वह कोई शेफ नहीं है, पिछले 7 साल से खुद ही कुकिंग कर रहा है। एथिया उसे देखती रही और उसके दिमाग में 7 साल वाली बात गूंजने लगी। इसका मतलब सोरेन भी पिछले 7 सालों से इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह पिछले 6 महीनों से तन्हाई झेल रही थी। पर सोरेन का अकेलापन उसकी अपनी मर्जी नहीं, बल्कि परिवार का दिया हुआ धोखा था। वह वेलमेरे खानदान का वो बेकार बेटा था जिसे सबने अनावेकन होने की वजह से छोड़ दिया था। एथिया ने नौकरों से ये सारी बातें अपनी शादी से पहले सुन रखी थी। सोरेन अभी भी बड़े ही उम्मीद भरे चेहरे के साथ उसके रिप्लाई का वेट कर रहा था। एथिया के मुंह से बिना सोचे समझे निकल गया कि खाना एक्चुअली काफी अच्छा था। यह सुनते ही सोरेन का पूरा चेहरा खुशी से एकदम खिल उठा। उसने खुश होकर कहा कि लंच में वह कुछ नया और बहुत सरप्राइजिंग बनाएगा। एथिया शांत रही, क्योंकि खाने का शौक तो उसने 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था। सोरेन मुस्कुराया और सारे बर्तनों को समेटकर ट्रे में सजाने लगा। एथिया उसे देखती रही, जो बिना किसी शिकायत के एक अपाहिज लड़की की सेवा कर रहा था। आखिरकार उसके दिल में पूरी रात से दबा वो सबसे बड़ा सवाल बाहर आ ही गया। उसने बहुत ही धीमी पर गहरी आवाज में पूछा कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सोरेन रुका, ट्रे को टेबल पर वापस रखा और सीधे उसकी आंखों में देखा। उसने बहुत ही सादगी और अपनापन भरी आवाज में कहा कि क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं। एथिया हैरान रह गई, क्योंकि उसने इस सीधे और सच्चे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उसने कांपती आवाज में कहा कि यह कोई असली वजह नहीं होती। सोरेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने शादी के पेपर साइन किए हैं और मैं अपना वादा निभाता हूं। वह ट्रे लेकर बाहर चला गया और एथिया बंद दरवाजे को देखकर मन ही मन पति शब्द दोहराने लगी। हाथों में बर्तनों की ट्रे लिए सोरेन सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था कि दिमाग में फिर से डिंग की आवाज गूंजी। वह सीढ़ियों के बीच में ही ठिठक गया और बर्तनों को कसकर थाम लिया।
अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक चमकदार स्क्रीन चमकी जिस पर इन्वेस्टमेंट डिटेक्ट होने का मैसेज लिखा था। टारगेट के नाम के आगे इस बार साफ साफ एथिया वेल मेरे वाइफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। सोरेन पूरी तरह हैरान रह गया कि भाई क्या सच में ब्रेकफास्ट कराने पर भी कोई रिटर्न मिलता है। सिस्टम ने पूरा ब्यौरा दिया कि उसने एक बेहद लाचार लड़की की देखभाल की और उसे खाना खिलाया। इतना ही नहीं, पति होने का सच्चा दावा करने से उसके निराश दिल में उम्मीद का एक छोटा सा बीज बोया गया था। सिस्टम अब इस मामूली से दिखने वाले डेली केयर वाले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का एनालिसिस कर रहा था। सोरेन स्क्रीन को बिना पलक झपकाए देखता रहा क्योंकि यह सिचुएशन टोटली उसकी सोच से परे थी। तभी इवैल्यूएशन पूरा हुआ और इन्वेस्टमेंट का ग्रेड लो मॉडरेट कैटेगरी का दिखाया गया। उसकी आंखों के सामने डॉट्स चमकने लगे और सिस्टम बहुत ही तेजी से रिटर्न्स कैलकुलेट करने में जुट गया। रिटर्न्स की लिस्ट सामने आई जिसमें पहले नंबर पर कुकिंग मास्टरी +1 का रिवॉर्ड लिखा हुआ था। दूसरे नंबर पर 5 जादुई और हीलिंग मील बनाने की रेयर ग्रेड की रेसिपी कलेक्शन अनलॉक हो चुकी थी। इसके बाद प्रोग्रेस बार तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही सेकंड्स में 100% कंप्लीट हो गया। इस बार इंटीग्रेशन की प्रोसेस बहुत ही चिल थी जिससे उसके दिमाग में कोई खास दर्द नहीं हुआ। कुकिंग से जुड़ी कई गुप्त तकनीकें और चाकू पकड़ने के सही एंगल्स उसके दिमाग में खुद ब खुद सेट हो गए। आंच की गर्माहट को सिर्फ सूंघकर और उसकी आवाज से पहचानने का हुनर अब उसे आ चुका था। इसके साथ ही उन 5 बेहतरीन हीलिंग डिशेज की पूरी रेसिपी उसके दिमाग में छप चुकी थी। वह मन ही मन मुस्कुराया कि भाई ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट है। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुबह का साधारण नाश्ता बनाना भी इस जादुई अथॉरिटी को एक्टिवेट कर देगा। वह सीढ़ियों पर खड़ा होकर इस नए और अनोखे सिस्टम के फायदों के बारे में गहराई से सोचने लगा। इसका मतलब था कि वह रोज एथिया की जितनी परवाह करेगा, बदले में वह उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। हर एक मुलाकात, हर एक निवाला और हर एक छोटी मदद उसे पावरफुल बनाने का जरिया बन चुकी थी। भले ही ये अभी सिर्फ एक थ्योरी थी, पर यह गेम चेंजर साबित होने वाली थी। उसने बर्तनों पर अपनी पकड़ मजबूत की और ठान लिया कि वह इस रूटीन को पूरी लगन से निभाएगा। वह एथिया का ख्याल भी रखेगा, उसे रिकवर भी कराएगा और एक बेहतरीन पति बनकर दिखाएगा। अगर रिटर्न्स ऐसे ही आते रहे तो वह बहुत जल्द इतना मजबूत हो जाएगा कि उसकी हर खतरे से हिफाजत कर सके। उसने एक लंबी सांस ली और सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधे किचन की तरफ बढ़ गया। सारे बर्तन धोने के बाद वह डाइनिंग टेबल पर कुर्सी खींचकर बैठ गया और अपना फोन निकाला। अब समय आ गया था कुछ बेहद जरूरी और पेंडिंग मामलों को तुरंत ठिकाने लगाने का। उसने पुलिस स्टेशन का नंबर डायल किया और फोन को अपने कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज आई कि कालमीरा पुलिस डिपार्टमेंट, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। सोरेन ने अपनी आवाज को एकदम नॉर्मल रखते हुए कहा कि मुझे एक चोरी और हमले की रिपोर्ट लिखवानी है। ऑपरेटर ने तुरंत उसका पता पूछा तो सोरेन ने अपने इस नए घर का पूरा एड्रेस नोट करवा दिया। जब ऑपरेटर ने चोट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मामूली खरोंचे आई हैं और चोर भाग गया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि 1 घंटे के भीतर एक ऑफिसर वहां स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पहुंच जाएगा। फोन कटने के बाद सोरेन ने राहत की सांस ली क्योंकि यह काम करना बहुत जरूरी था। वह जानता था कि इस इलाके में पुलिस ऐसी चोरियों को लेकर ज्यादा सीरियसली एक्शन नहीं लेती है, पर कानूनी रिकॉर्ड बनाना जरूरी था ताकि किसी को भी उस पर कोई फालतू शक करने का मौका ना मिले। अगर वह पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता तो बाद में पड़ोसियों या दुश्मनों के बीच रेड फ्लैग खड़ा हो जाता। देर से रिपोर्ट करने का भी उसने एक बहुत ही सॉलिड और कन्विंसिंग बहाना पहले ही सोच लिया था। वह ऐसी एक्टिंग करने वाला था जिसे पुलिस भी सच माने और पीछे छिपा दुश्मन भी झांसे में आ जाए। उसने एक बार फिर फोन की स्क्रीन को ऑन किया और इंटरनेट ब्राउजर खोलकर कुछ सर्च करने लगा। अब उसे एक और ऐसे मामले को सुलझाना था जिसे वह चाहकर भी ज्यादा दिनों तक टाल नहीं सकता था। उसने सर्च बार में टाइप किया कि ग्रेवुड इलाके में फीमेल केयरटेकर की होम सर्विस की क्या डिटेल्स हैं। स्क्रीन पर कई एजेंसियों के नाम आ गए और वह उनके रिव्यूज और रेट्स को ध्यान से चेक करने लगा। उसे एथिया के पर्सनल और प्राइवेट कामों के लिए हर हाल में एक प्रोफेशनल केयरटेकर की जरूरत थी। वे ऐसे काम थे जिन्हें एक मर्द होने के नाते वह खुद कभी नहीं छू सकता था और ना ही छूना चाहिए था। सुबह व्हील चेयर पर बैठाने के फंक्शनल टच से ही एथिया का मूड इतना ज्यादा खराब और असहज हो गया था। उससे ज्यादा पर्सनल कामों में दखल देना एथिया की गरिमा और मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ होने वाला था। सोरेन पिछले 7 साल से अकेले रहा था और उसे महिलाओं की जरूरतों का कोई आइडिया नहीं था। यह सब सोचने में भी उसे थोड़ी सी झिझक और अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी। इसलिए उसे एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और भरोसेमंद फीमेल केयरटेकर की तलाश थी जो अपाहिज मरीजों को संभाल सके। तभी उसकी नज़र सनशाइन होम केयर सर्विसेज के एक बहुत ही शानदार और जेन्युइन विज्ञापन पर पड़ी। वहां लिखा था कि उनके पास मूवमेंट की समस्या झेल रहे मरीजों के लिए स्पेशल फीमेल स्टाफ मौजूद है। सोरेन ने बिना एक सेकंड गंवाए सीधे स्क्रीन पर दिए गए नंबर को डायल कर दिया। उधर से एक महिला ने फोन उठाया और बहुत ही पोलाइटली सनशाइन होम केयर में उसका स्वागत किया।
सोरेन ने बताया कि उसे अपनी पैरालिसिस की शिकार पत्नी के लिए एक केयरटेकर की अर्जेंट जरूरत है। जब महिला ने काम की डिटेल्स पूछी तो उसने साफ कहा कि नहाने, कपड़े बदलने समेत सारे पर्सनल काम शामिल हैं। महिला ने पूछा कि उन्हें दिन में कितने घंटों के लिए केयरटेकर की सर्विस चाहिए होगी। सोरेन ने थोड़ा हिसाब लगाया कि सुबह और शाम के रूटीन के लिए 4 घंटे का समय बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। दिन के समय खाना खिलाने और जनरल देखरेख का काम तो वह खुद अकेले आराम से संभाल ही सकता था। सामने से जवाब आया कि इस सर्विस का चार्ज 150 क्रेडिट्स पर आवर के हिसाब से होगा, यानी रोज का खर्चा 600 क्रेडिट्स और महीने का कुल मिलाकर लगभग 18,000 क्रेडिट्स बैठने वाला था। सोरेन ने मन ही मन इस बजट को ओके किया क्योंकि एथिया के कंफर्ट के आगे ये रकम कुछ भी नहीं थी। उसने डील फाइनल की और पूछा कि क्या कोई केयरटेकर आज से ही काम पर आ सकती है। मीरा ने कहा कि आज दोपहर 1 बजे ही उनकी एक बेस्ट केयरटेकर कंसल्टेशन के लिए पहुंच जाएगी। सोरेन खुश हो गया कि चलो ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी सही टाइम पर सॉल्व हो गया है। उसने केयरटेकर एजेंसी को अपना पूरा नाम, फोन नंबर और घर का एड्रेस नोट करवा दिया। अब दोपहर में केयरटेकर आने वाली थी और उससे पहले उसे पुलिस वाले मामले को भी निपटाना था। वह कुर्सी से उठा और खुद को एक बड़ी जंग के लिए मेंटली तैयार करने लगा। एथिया को ठीक करने और खुद को मजबूत बनाने का उसका यह मिशन अब ऑफिशियली शुरू हो। कुछ मिनटों के बाद केयरटेकर एजेंसी से चल रही सोरेन की फोन कॉल आखिरकार खत्म हो गई। उसने फोन नीचे रखा और कुर्सी पर पीछे टिककर पूरी बातचीत के बारे में सोचने लगा। एजेंसी ने क्लारा नाम की एक एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट सर्कल अवेकन फीमेल केयरटेकर का अरेंजमेंट किया था। कंसल्टेंट ने उसकी काफी तारीफ की थी कि वह मरीजों को बहुत ही प्यार से संभालती है। पर सोरेन खुद उसका इंटरव्यू लेने वाला था क्योंकि वह एथिया के मामले में कोई रिस्क नहीं चाहता था। अगर उस केयरटेकर की आंखों में एथिया के लिए जरा सा भी तरस या घृणा दिखी तो वह उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता। दोपहर 1 बजे का टाइम फिक्स हुआ था, जिससे सोरेन को तैयारी के लिए कुछ घंटे मिल गए थे। उसने तुरंत अपने फोन में बैंकिंग ऐप ओपन किया ताकि अपनी जमा पूंजी का स्टेटस चेक कर सके। स्क्रीन पर टोटल बैलेंस 37,247 क्रेडिट्स दिखाई दे रहा था। यह उसकी पिछले 5 सालों की मेहनत की वो पाई थी जिसे उसने पार्ट टाइम जॉब से बचाया था। यह रकम बहुत ज्यादा तो नहीं थी, अगले 6 महीनों का खर्च आराम से निकाल सकती थी। तभी उसके दिमाग में सिस्टम से मिली उन 5 जादुई हीलिंग रेसिपीज का ख्याल आया। उसने इंटरनेट ब्राउजर खोलकर उन डिशेज में इस्तेमाल होने वाले जादुई इंग्रेडिएंट्स के प्राइसेज सर्च किए। कीमतें देखते ही सोरेन के होश पूरी तरह उड़ गए क्योंकि वे उसकी सोच से कहीं ज्यादा महंगी थीं। सिर्फ 50 ग्राम फ्रॉस्ट जिनसेंग रूट की कीमत ही पूरे 1200 क्रेडिट्स लिखी हुई थी। एक नॉर्मल हर्ब कांजी बनाने का कुल खर्च लगभग 4200 क्रेडिट्स बैठ रहा था। सीरियसली, एक वक्त का खाना उसकी आम जिंदगी के सबसे महंगे खाने से 20 गुना ज्यादा महंगा था। नर्व मेंडिंग फिश सूप की एक सर्विंग का खर्च तो सीधे 5000 क्रेडिट्स के पार जा रहा था। सबसे सस्ता ऑप्शन मून टी का था, जिसके एक पॉट का खर्चा 1000 क्रेडिट्स आ रहा था। सोरेन ने बहुत ही लाचार होकर अपने फोन को धीरे से साइड में रख दिया। उसकी पूरी लाइफ सेविंग्स में एथिया के लिए सिर्फ 8 वक्त का हीलिंग खाना ही आ सकता था। यानी अगर वह रोज उसे यह स्पेशल खाना खिलाता तो वह सिर्फ 1 हफ्ते में पूरी तरह कंगाल हो जाता। उसे समझ आ गया कि फिलहाल उसे अपने इस आलीशान प्लान में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। वह रोज यह खाना नहीं बना सकता था, बल्कि हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही इसे रोटेट करेगा। साथ ही उसे अब कोई अच्छी और ज्यादा पैसे देने वाली नई जॉब भी ढूंढनी ही थी। अब वह फर्स्ट सर्कल का अवेकन बन चुका था, तो हंटर एसोसिएशन में उसे अच्छे काम मिल सकते थे। भले ही हंटर्स का काम थोड़ा डेंजरस था, पर पैसे कमाने का इससे बेस्ट शॉर्टकट और कोई नहीं था। तभी अचानक घर की मुख्य घंटी जोर से बजी, जिससे सोरेन का थॉट प्रोसेस वहीं रुक गया। उसने समय देखा तो पुलिस को फोन किए हुए करीब 1 घंटा पूरा हो चुका था। वह हॉल पार करके गया और जैसे ही दरवाजा खोला सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। दोनों ने कालमीरा पुलिस की ब्लैक टैक्टिकल यूनिफॉर्म और चमचमाते हुए सिल्वर बैज पहन रखे थे। उनमें से एक बड़ी उम्र का दाढ़ी वाला ऑफिसर था और दूसरी एक शार्प आंखों वाली यंग फीमेल ऑफिसर थी। बड़ी उम्र के ऑफिसर ने कन्फर्म करने के लिए पूछा कि क्या आप ही मिस्टर वेलमेरे हैं। सोरेन ने सिर हिलाकर हामी भरी और दोनों ऑफिसर्स को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ घर के अंदर बुलाया। ऑफिसर गैरेथ और ऑफिसर लिन ने अंदर आते ही पूरे घर का एक प्रोफेशनल मुआयना किया। फीमेल ऑफिसर लिन ने सीधे पूछा कि वह जगह कहाँ है जहां कल रात हमला हुआ था। सोरेन उन्हें लेकर सीढ़ियों से ऊपर गया और सीधे अपने बेडरूम के दरवाजे पर आकर रुक गया। उसने बताया कि उसकी अपाहिज पत्नी अंदर है। चोर सीधा उसी के बेड के पास पहुंच गया था। ऑफिसर गैरेथ ने चौंक कर पूछा कि क्या उस हमलावर का असली टारगेट तुम्हारी पत्नी ही थी। सोरेन ने दरवाजा खोला जहां एथिया व्हील चेयर पर खिड़की की तरफ मुंह करके एकदम शांत बैठी थी। पुलिस वालों की नजर सीधे उस टूटी हुई खिड़की और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों पर गई। ऑफिसर गैरेथ ने सोरेन से कल रात की पूरी घटना को सिलसिलेवार ढंग से समझाने को कहा। सोरेन ने बहुत ही एक्टिंग के साथ पूरी कहानी सुनाई,
जबकि ऑफिसर लिन एथिया से पूछताछ करने लगी। कहानी खत्म होने पर ऑफिसर गैरेथ ने थोड़ा शक करते हुए पूछा कि क्या तुम अब एक अवेकन बन चुके हो? सोरेन ने मासूम बनकर जवाब दिया कि हाँ सर, मैं खुद हैरान हूं क्योंकि मैं तो पूरी जिंदगी बिना पावर के रहा। उसने अपने घाव के इतनी जल्दी ठीक होने के पीछे एक्सेलरेटेड रीजनरेशन की एबिलिटी का बहाना बनाया। फिर उसने दराज से कातिल का वो जहरीला चाकू और खून से सने कपड़े सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दिए। चाकू को देखकर ऑफिसर गैरेथ समझ गया कि यह कोई आम चोर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल किलर था। सोरेन ने जोश में आकर कहा कि प्लीज सर, उस क्रिमिनल को ढूंढकर सलाखों के पीछे डाल दीजिए। ऑफिसर लिन ने एथिया से बात पूरी की पर एथिया लाचारी की वजह से ज्यादा कुछ नहीं बता पाई थी। पुलिस ने सारे सबूतों को सील किया, टूटी खिड़की की फोटोज ली और अपनी कागजी कार्रवाई पूरी की। ऑफिसर गैरेथ ने सोरेन को अपना बिजनेस कार्ड दिया और घर की सिक्योरिटी को और टाइट करने की सलाह दी। जाने से पहले उसने याद दिलाया कि कानून के मुताबिक अवेकन होने के 72 घंटों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। सोरेन ने कहा कि वह आज ही सारे काम निपटाकर सीधे रजिस्ट्रेशन ब्यूरो के ऑफिस जाने वाला है। ऑफिसर्स के जाते ही सोरेन ने चैन की सांस ली क्योंकि उसका यह दांव बिल्कुल परफेक्ट रहा था। पुलिस को उसकी टाइमिंग पर थोड़ा डाउट तो था, पर बिना किसी सबूत के वे कुछ नहीं कर सकते थे। उसका बैकग्राउंड और रिकॉर्ड्स अब पूरी तरह क्लीन थे क्योंकि उसने हर काम लीगल तरीके से किया था। अब उसे बस 1 बजे का इंतजार था जब एथिया की नई केयरटेकर इस घर में आने वाली थी। साथ ही उसे एथिया को भी समझाना था कि आगे की लाइफ को नॉर्मल करने के लिए उसका क्या प्लान है। वह बेडरूम में वापस आया जहां एथिया अभी भी उसी तरह खामोश बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। सोरेन ने उसके पास जाकर बहुत ही जेंटल टोन में कहा कि एथिया, मैंने तुम्हारे लिए एक फीमेल केयरटेकर अरेंज की है। एथिया ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसकी आंखों में फिर से वही पुराने सवाल तैरने लगे थे। सोरेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह एक प्रोफेशनल है और तुम्हारे पर्सनल कामों में तुम्हारी पूरी हेल्प करेगी। उसने ये भी साफ किया कि वह खुद जॉब ढूंढने जा रहा है ताकि इस घर का खर्च अच्छे से चला सके। एथिया चुपचाप उसकी बातें सुनती रही पर उसके दिल का बोझ अब थोड़ा कम हो रहा था। उसने महसूस किया कि यह लड़का वाकई अपनी जिम्मेदारियों को बहुत सीरियसली ले रहा था। सोरेन ने कमरे की बिखरी हुई चीजों को समेटना शुरू किया ताकि केयरटेकर के आने से पहले सब ठीक हो जाए। खिड़की से आती सुबह की धूप अब एथिया के उदास चेहरे को एक नई चमक दे रही थी। भले ही रास्ते मुश्किल थे और पैसों की भारी तंगी थी, पर सोरेन की वाइब एकदम पॉजिटिव थी। वह हार मानने वालों में से नहीं था और उसके पास अब सिस्टम की सबसे बड़ी जादुई पावर थी। एथिया ने मन ही मन सोचा कि शायद इस अजनबी पति पर भरोसा करना टोटली गलत फैसला नहीं होगा। इस तरह उनके इस छोटे से आशियाने में बदलाव की एक बेहद खूबसूरत और नई शुरुआत हो। लंच के वक्त सोरेन ने एथिया को अपने हाथों से सिंपल वेजिटेबल सूप खिलाना शुरू किया। चम्मच आगे बढ़ाते हुए सोरेन ने उसे समझाया कि वह केयरटेकर और जॉब का क्या प्लान बना रहा है। हैरानी की बात थी कि एथिया ने बिना किसी नखरे या रेजिस्टेंस के उसकी सारी बातें मान लीं। शायद वह समझ चुकी थी कि सोरेन 24 घंटे उसके पास मौजूद नहीं रह सकता था, या फिर वह उन पर्सनल मामलों को लेकर खुद परेशान थी जिन पर दोनों खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। खैर, वजह जो भी हो, पर एथिया इस बात के लिए पूरी तरह एग्री कर गई थी। सोरेन के चेहरे पर एक रिलैक्स मुस्कान आई क्योंकि उसके लिए फिलहाल इतना ही काफी था। दोपहर के ठीक 1 बजे घर की मुख्य घंटी एक बार फिर जोर से बज उठी। किचन की सफाई अभी अभी खत्म करके सोरेन ने तौलिए से अपने हाथ अच्छी तरह पोंछे। उसने गहरी सांस ली, खुद को मेंटली कंपोज किया और सीधे मेन गेट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही सोरेन ने दरवाजा खोला, सामने 45 साल की एक बेहद शालीन महिला खड़ी थी। उनका चेहरा गोल और बेहद दयालु था और मुस्कुराते ही उनकी आंखों के कोने सिकुड़ जाते थे। उनके थोड़े सफेद हो चुके बालों पर एक ट्रेडिशनल स्कार्फ बहुत ही सलीके से बंधा हुआ था। उन्होंने हल्के रंग की एक शालीन ड्रेस और उसके ऊपर प्रोफेशनल गाउन पहन रखा था जो काफी प्रैक्टिकल था। उनके कंधे पर एक छोटा सा प्रोफेशनल बैग लटका हुआ था जो उनके प्रोफेशन को सूट कर रहा था। मिस्टर वेलमेरे, उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव, वार्मथ और गजब का कॉन्फिडेंस था। सोरेन ने अदब से सिर हिलाया और कहा, हाँ, आप जरूर लेडी क्लारा होंगी। लेडी क्लारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल सही, मुझे यहां बुलाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सोरेन ने दरवाजे से थोड़ा हटते हुए रास्ता दिया और कहा, प्लीज अंदर आ जाइए। अंदर आते वक्त उनके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक चिल और शांत वाइब थी। उन्होंने एंट्रीवे पर एक सरसरी नजर डाली और फिर बिना कोई जजमेंट बनाए सोरेन को देखने लगी। सोरेन ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी वाइफ ऊपर है, पहले मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूं। लेडी क्लारा ने तुरंत हामी भरी, बिल्कुल, किसी भी मरीज से पहला कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सोरेन उन्हें लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, पर उसके सारे सेंसिटिव सेंस इस वक्त पूरी तरह एक्टिवेटेड थे। दिखने में वह एकदम नॉर्मल था, पर वह क्लारा के चेहरे के हर बारीक एक्सप्रेशन को ट्रैक कर रहा था। पर क्लारा में कोई खोट नहीं थी, बस एक प्रोफेशनल कंपोजर और जेन्युइन वार्मथ साफ दिख रही थी।
बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचकर सोरेन ने उसे धीरे से खोला ताकि अंदर कोई हलचल ना हो। एथिया व्हीलचेयर पर बैठी हमेशा की तरह खिड़की से बाहर छोटे से बैकयार्ड को सूनी नजरों से देख रही थी। दरवाजे की आहट सुनते ही एथिया ने बहुत धीरे से अपनी गर्दन को उस तरफ घुमाया। सोरेन ने कमरे में कदम रखा और सॉफ्ट टोन